This एंड फाइनेंस के conference जो will now be प्रोफेशनल recorded. आज का जो वेबिनार है वो बिजनेस रिपोर्टिंग इन एक्सेल के हवाले से है, जिसमें अकाउंटिंग और फाइनेंस के जो प्रोफेशनल्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वो जाते हैं तो उनको बहुत सारी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। लाइक एजिंग रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं, डेटर्स की और क्रेडिटर्स की एजिंग रिपोर्ट बनती है। और इस तरह सम इफ के ज़रिए जो है वो डिफरेंट बिजनेस रिपोर्ट्स बनती हैं, सेल्स की रिपोर्ट बनती है, एक्सपेंसेस वगैरह की रिपोर्ट बनती है, फोरकास्टिंग होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स बनती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, उसको डिफरेंट एंगल से जो है व्यू किया जाता है कि ब्रांच वाइज प्रॉफिट एंड लॉस है, कंट्री वाइज है, इस तरह करके डिफरेंट एंगल से इसको एनालिसिस किए जाते हैं। तो हम जो है उस पर डिस्कशन करेंगे आज, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सम इफ का फॉर्मूला जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सम इफ के जरिए हम जो है वो रिपोर्टिंग जो है वो कर सकते हैं। उसमें हम देखेंगे कि डायनेमिक रिपोर्ट्स भी कैसे बनाई जाती हैं और सिंपल रिपोर्ट्स भी देख लेंगे कि किस तरह बनेगी। सम इफ का जो फंक्शन आर्गुमेंट है या सिंटेक्स है वो किस तरह होता है। पहले हम कर रहे हैं सम इफ। सम इफ से आपको इसके नाम से ही जाहिर है कि सम इफ अगर क्राइटेरिया कोई एक होगा स्पेसिफिक, जिसकी बेसिस पे हमें क्या करना है, सारी ट्रांजेक्शन्स का सम लेके आना है, तो सम इफ का फॉर्मूला जो है वहां पे लग सकता है। इसी तरह सम इफ्स होगा अगर, तो वहां पे क्या होगा, मोर देन वन क्राइटेरिया होगा। एक से ज्यादा क्राइटेरिया होगा तो सम इफ्स लगाएंगे। अगर एक क्राइटेरिया होगा जिसकी बेसिस के ऊपर आपको ट्रांजेक्शन्स का टोटल सम लेकर आना है तो आपको सम इफ लगाना पड़ेगा। अच्छा, सम इफ का जो है सबसे पहले वो आपसे पूछता है रेंज। फंक्शन आर्गुमेंट में या सिंटेक्स में सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा, रेंज। देन उसके बाद वो पूछेगा क्राइटेरिया, फिर वो पूछेगा सम रेंज। अच्छा, रेंज सबसे पहले अगर आपको सम इफ के बारे में देखना है तो सबसे पहले आप क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई कर लें कि क्राइटेरिया है क्या, जिसकी बेसिस के ऊपर आप रिपोर्ट बना रहे होते हैं या जिसकी बेसिस के ऊपर आपको अपना रिजल्ट चाहिए होता है, वो आपका क्राइटेरिया है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे एक रिपोर्ट बनानी है स्टेट वाइज या कंट्री वाइज या जो है सिटी वाइज, तो वो जो है वो जो सिटी का जो नाम होगा या स्टेट का जो नाम होगा या कंट्री का जो नाम होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, क्राइटेरिया। अच्छा, फिर रेंज क्या होती है, क्राइटेरिया का पूरा कॉलम रेंज कहलाती है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा क्राइटेरिया है कंट्री नेम, तो क्या होगा, जो रेंज जो होगा वो कंट्री का कॉलम होगा। मतलब जो आपका सोर्स डेटा है, सोर्स डेटा के अंदर जो जहां भी कंट्री का कॉलम होगा उसमें वो सारी रेंज उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जहां भी आपके कंट्री के नाम आ रहे होंगे वो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, वो आपकी रेंज बन जाएगी। चल, लास्ट में है सम रेंज। लास्ट में जो सम रेंज है वो क्या है, वो ये चीज है कि आपको जो आपको कॉलम चाहिए होता है, जो रिक्वायर्ड कॉलम होता है, लाइक मुझे अगर कंट्री वाइज सेल्स देखनी है तो सम रेंज मेरी क्या बनेगी, सेल्स का कॉलम। तो जहां भी सेल्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई होगी सोर्स डेटा में, वो पूरा कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो हमारी सम रेंज कहलाती है। तो सम रेंज जो है बहुत आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। वो सम रेंज वो होती है जो कि आपको जिस कॉलम को आपको सम करना होता है, तो जो ट्रांजेक्शन टोटल करके सम करना है वो हमारे पास क्या है, सम रेंज कहलाएगी। अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले वो रेंज पूछेगा, फिर क्राइटेरिया, देन उसके बाद जो है वो सम रेंज पूछेगा। अच्छा, सम इफ में हम सबसे पहले, अच्छा हमें रिपोर्ट जो बनानी है, पहली रिपोर्ट वो किस तरह बनानी है, स्टेट वाइज रिपोर्ट बनानी है। मतलब जो स्टेट के नाम है वो यहाँ लिस्ट डाउन कर दूंगा मैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो उसके रेलेवेंट डेटा जो चाहिए मुझे, स्टेट वाइज सेल्स चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, रेंट चाहिए, पर्सनल कॉस्ट, यूटिलिटीज, कंज्यूमर बिल्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंस। ये डिफरेंट कॉलम्स के रिजल्ट मुझे चाहिए स्टेट वाइज। तो सबसे पहले हम डेटा को देख लेते हैं, जो सोर्स डेटा है वो किस तरह का है हमारे पास। सोर्स डेटा जो है, सोर्स डेटा हमारा किस तरह का है, पहले आप इसको जरा देख लें कि हमारे पास पहले स्टोर नेम है। स्टोर नेम बेसिकली या ब्रांच नेम, जो कि ब्रांच नेम है, ब्रांच कोड भी कह सकते हैं इसको आप। ज्योग्राफी वो लोकेशन है जहाँ पे आपकी वो ब्रांच लोकेटेड है। उसके बाद स्टेट आ गया आपका, स्टेट वाइज हमें रिपोर्ट बनानी है, तो ये जो स्टेट का कॉलम है ये मेरे लिए रेलिवेंट है। ये प्रोविंस के नाम आ गए, सिटी के नाम आ गए, मंथ आ गया यहाँ पर अप्रैल 2009 और ऑनवर्ड्स, और डिफरेंट मंथ आ रहे हैं यहाँ पर। स्टोर एरिया, वो जो स्क्वायर फीट में एरिया है वो,
देन आपके पास सेल्स का कॉलम है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का कॉलम है, रेंट है, पर्सनल कॉस्ट है, यूटिलिटीज है, कंज्यूमेबल्स है, मिसलेनियस है। अब हमारे पास जो तकरीबन जो डाटा है वो 251 रॉस का डाटा है। अब यहाँ पर डिफरेंट ब्रांचेस जो है वो डिफरेंट ब्रांच कोड रिपीट हो रहे हैं, लोकेशन भी रिपीट हो रही है, स्टेट भी आ रहा है, एक स्टेट के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस भी आ रही हैं, ठीक है, एक स्टेट के अंदर मल्टीपल सिटीज भी आ रही हैं। तो अब यहाँ पर हमें स्टेट वाइज रिपोर्ट बनानी है, और स्टेट में अगर आप देखें पहले आंध्र प्रदेश भी आ रहा है यहाँ पर, इसके अलावा एनसीआर है, डिफरेंट और स्टेट्स भी आ रही हैं यहाँ पर, वेस्ट बंगाल है, इसी तरह और भी इस तरह के डिफरेंट स्टेट्स के नाम जो है यहाँ पर। हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हमें रिपोर्ट बनानी है स्टेट वाइज, मतलब स्टेट के नाम मुझे यहाँ चाहिए होंगे जिसकी बेसिस पे मुझे सम इफ करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप्स याद रखिएगा। पहला स्टेप है हमारा कि वो जो भी रिपोर्ट आपको जिस टाइप से बनानी होती है, लाइक स्टेट वाइज बनाना है, तो आपको स्टेट के कॉलम को पहले कॉपी करके अपनी रिपोर्टिंग शीट पे लेकर जाएं और वहां पेस्ट कर दें। तो पूरा कॉलम आपने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर, देन उसके बाद उसमें से रिमूव डुप्लीकेट्स कर लें ताकि यूनिक वैल्यूज बाहर आ जाएं। डाटा में गए और रिमूव डुप्लीकेट्स किया, देन एक्सपेंड इसको आपने रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिया, तो ये आपके पास 241 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव, 9 यूनिक वैल्यूज रिमेन। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ यूनिक वैल्यूज आ गई हैं जो कि रिपीट नहीं हो रही यहाँ पर। तो ये स्टेट के सारे नाम यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें स्टेट वाइज सेल्स चाहिए, स्टेट वाइज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और अदर एक्सपेंसेस वगैरह चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है सम इफ का फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। सम इफ के फंक्शन में वो सबसे पहले आपसे क्या पूछता है, रेंज। जो चीज बोल्ड हो रही होती है वो पूछ रहा है। तो रेंज जो है, मैंने आपको बताया था जो क्राइटेरिया होता है उसका कॉलम रेंज कहलाता है। क्राइटेरिया इस वक्त जो है हमारा स्टेट का नाम है, तो रेंज क्या हुई, स्टेट का कॉलम। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, सोर्स डेटा में जाएंगे। सोर्स डेटा में जाने के बाद ये हमारे पास स्टेट का पूरा कॉलम है। पहली रो से आपने लास्ट रो तक पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। देन इस कॉलम को आप F4 से लॉक कर दें। F4 से लॉक करने से क्या होगा कि आपके सेल्स लॉक हो जाएंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। फिर आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारे पास रिपोर्टिंग शीट के अंदर है जो कि है स्टेट का नाम। अब वो है A3 आंध्र प्रदेश, ये मेरा क्या है, क्राइटेरिया है। देन कॉमा प्रेस किया आपने, उसके बाद सम रेंज। सम रेंज, वो सम रेंज क्या थी कि जो भी आपको कॉलम रिक्वायर्ड कॉलम है वो आप क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। इस हमें इस वक्त सेल्स चाहिए, तो सम रेंज क्या हुई, सेल्स का कॉलम। तो सिंपली हमने क्या किया, सेल्स का पूरा कॉलम जो है आपने सेलेक्ट कर लिया। देन इसको भी F4 से लॉक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहां पर हमारा आंसर आ चुका है। अब चाहें तो इसको जो है वो डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दें या कॉपी पेस्ट कर दें। ये आपके रिजल्ट आपके और भी स्टेट वाइज जो है रिजल्ट आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हम हमारे पास सम इफ के फंक्शन के जरिए ये हमने जो है रिपोर्ट्स बना ली हैं। मगर अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक्सपेंसेस वगैरह नहीं आए हैं। तो उसके लिए जो है हमें इस फॉर्मूले को डायनामिक करना पड़ेगा, मतलब कुछ इस तरह का करना पड़ेगा ताकि कि जब इस फॉर्मूले को जो मैंने एक जगह लगाया है उसको कॉपी पेस्ट करूं तो बाकी कॉलम्स के भी रिजल्ट आ जाएं। सबसे पहले हम सीक्वेंस देख लेते हैं, सीक्वेंस क्या है। पहले सेल्स का कॉलम है जो कि जी कॉलम में है। देन उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉलम है जो कि एच कॉलम में है। और देन ऑनवर्ड्स रेंट, पर्सनल कॉस्ट, यूटिलिटीज और अदर एक्सपेंसेस वगैरह हैं। तो उसी का सीक्वेंस आपने यहाँ भी एक दफा अरेंज करके यहाँ पर ये नाम आपने रख लिए, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि इस फॉर्मूले को आपने क्या करना है, लॉकिंग और फ्रीजिंग इसमें क्या कर इस तरह करनी है ताकि कॉपी पेस्ट करें फॉर्मूला तो आगे हमारे लिए आ जाए। अच्छा, जब भी मुझे इसको आगे कॉपी पेस्ट करना होगा इस फॉर्मूले को, तो मुझे रेंज मेरी वही रहेगी हमेशा। हमारी जो रेंज है, स्टेट का नाम है, वो वही रहेगी। तो यहाँ पर हम रेंज को जो है वो लॉक ही रखेंगे। मगर चुनाचे क्राइटेरिया कॉलम ए में मौजूद है। जब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका वजह ये है कि जो मेरा क्राइटेरिया है A3, जब मैंने नेक्स्ट कॉलम पे कॉपी किया तो वो C3 हो गया है, ठीक है।
तो अब इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉलम ए है ये कॉमन है, क्योंकि जब मुझे रेंट एक्सपेंस चाहिए, पर्सनल कॉस्ट चाहिए, तब भी मेरा जो क्राइटेरिया है वो कॉलम ए में मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि A3 से A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, मगर कॉलम ए जो है वो कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली A3, ये जो क्राइटेरिया है A3, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैंने जो है वो एक दफा F4 प्रेस किया तो दोनों लॉक हो गए, सेकंड टाइम F4 प्रेस किया तो रॉ लॉक हो गई, और थर्ड टाइम F4 प्रेस किया तो कॉलम लॉक हो गई। ये मेरा कॉलम लॉक हो चुका है। सिंपली क्राइटेरिया का मैंने क्या किया, कॉलम लॉक किया। रेंज तो ऑलरेडी पहले ही लॉक थी, वो हमने लॉक रहने दी है। लास्ट वन क्या है, सम रेंज। सम रेंज हमारे पास इस वक्त G2 से G251 तक है, तो G को भी हमने लॉक किया हुआ है। हालांकि अगर आप देखें हमारे डाटा में G कॉलम के बाद H कॉलम भी आ रहा है, I कॉलम भी आ रहा है, जो हमें आगे भी चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए हम जो कॉलम है उसको ओपन कर देंगे। तो पहले क्या किया, मैंने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, उसको सेकंड टाइम F4 प्रेस कर दिया। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके जो है वो रॉ लॉक हो जाएंगी। तो सेकंड टाइम F4 प्रेस करने से आपकी सम रेंज की रॉ लॉक हो चुकी हैं, कॉलम ओपन है। कॉलम मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि जब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट करूं आगे, तो हो क्या कि यहाँ पर वो G कॉलम H कॉलम हो जाए। इससे आगे मैंने कॉपी पेस्ट करता हूं तो H कॉलम क्या हो जाएगा, I कॉलम हो गया। देखिए सम रेंज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये मेरा फॉर्मूला जो है वो डायनेमिक हो चुका है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको सिंपली कॉपी करके आगे आगे वाले कॉलम्स में पेस्ट कर दिया मैंने। देन उसके बाद इन सारे एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मैंने ये नीचे ड्रैग कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास सारे रिजल्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इन शॉर्ट बता देता हूँ कि हमारे पास क्या था। हमारे पास सम इफ के अंदर पहले उसने रेंज पूछी है, फिर क्राइटेरिया पूछा है, और फिर सम रेंज पूछा है। अच्छा, इसमें हमारे पास मैंने क्या क्या चीजें लॉक की हैं ये भी आपको बता देता हूँ। रेंज में मैंने कंप्लीट लॉक किया है, F4 से एक दफा F4 प्रेस किया, कंप्लीट लॉक किया है। क्राइटेरिया में मैंने कॉलम लॉक किया है, और सम रेंज में मैंने रॉ लॉक किए। ठीक है, सम रेंज में मैंने रॉ लॉक किए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला डायनेमिक होने के बाद फिर मैंने कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि सीक्वेंस वही था। सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉलम था, जो कि मेरे सोर्स डेटा वाला सीक्वेंस था। तो इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है वो डायनेमिक होके आपके आंसर्स आ गए हैं। अच्छा, अब यही जो है वो सम इफ्स में भी यही जो है ना हमारा फॉर्मेट जो है अप्लाई होगा, जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि रेंज को कंप्लीट लॉक करना पड़ेगा, क्राइटेरिया को में कॉलम लॉक करना पड़ेगा, और सम रेंज में रॉ लॉक करनी पड़ेगी। अच्छा, हमारे पास क्योंकि हम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हैं, तो हमें क्या करना होता है, जब रिपोर्ट्स बनाते हैं तो हम रिकनसाइल भी करते हैं। तो रिकनसाइल किस तरह करना है कि आपके पास यहाँ पर एक आप लिख लेते हैं रिपोर्ट का टोटल लिख लेते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो रिपोर्ट का टोटल हमारे पास यहाँ मैंने सम कर लिया इनका, और आगे कॉपी पेस्ट कर दिया फॉर्मूले को। अच्छा जी, ये मेरे पास क्या किया है, मैंने सिंपली सम टोटल कर लिया यहाँ पर। मैंने जो सेल्स का कॉलम था मेरा, उसको मैंने यहाँ पे टोटल कर लिया। ये मेरा रिपोर्ट का टोटल है। मगर हमें क्या करना होता है, अपनी सोर्स फाइल से चेक करते हैं हम लोग, सोर्स फाइल का टोटल क्या आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर सोर्स फाइल का टोटल डिफरेंट है और रिपोर्ट का टोटल डिफरेंट है, तो डेफिनेटली कहीं जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सोर्स फाइल पे जाता हूँ, और सोर्स फाइल के जो भी कॉलम्स हैं यहाँ पर, सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वगैरह है, तो इसको यहाँ पे टोटल सम कर लेता हूँ। सेल्स का सम कर लिया यहाँ पर मैंने, और इसको कॉपी पेस्ट करके आगे कॉलम्स में पेस्ट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या किया है, सिंपली मैंने सम सम का फंक्शन यूज करते हुए डिफरेंट कॉलम्स को सम कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने सोर्स फाइल से सोर्स फाइल का जो टोटल है सेल्स के कॉलम का, उसको लिंक कराऊंगा। तो इक्वल टू, मैंने सेल्स के कॉलम के जो टोटल है उससे लिंक करा दिया है, और इसको कॉपी पेस्ट करके आगे यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें कि हमें क्या करना होगा, अब डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा।
इन केस अगर कोई डिफरेंस है तो वो पता चल जाए। वो किस तरह होगा कि आप सोर्स फाइल के टोटल में से आप माइनस कर देंगे रिपोर्ट के टोटल को, तो आपका डिफरेंस पता चल जाएगा कि आइदर डिफरेंस है या नहीं। तो अभी हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब हमारी रिपोर्ट सही है। ये तो रिकंसिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को रिकंसिलेशन करना चाहिए जब भी हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ अपनी सोर्स फाइल को मैच कर लें ताकि कोई डिफरेंस है तो वहीं पर पता चल जाए। अच्छा, ये हो गया हमारे पास सम इफ, जिसमें हमने ये देखिए कि सम इफ से कैसे रिपोर्ट बनाते हैं। मगर सम अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो है सम इफ्स, मल्टीपल इफ्स। मतलब एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो तो क्या होगा। सम इफ्स के अंदर मतलब आप इसके इफ्स हैं तो इसका मतलब मोर देन वन क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया से ज्यादा जो हो तो क्या लगाना पड़ता है, सम इफ्स लगाने पड़ते हैं वहां पर। तो अभी इस वक्त मैं आपको इसका बता रहा हूँ सिंटेक्स क्या बनेगा इसका। सबसे पहले वो सम रेंज पूछेगा आपसे, सम रेंज पूछेगा, देन क्राइटेरिया, देन आपसे पूछेगा क्राइटेरिया रेंज वन, फिर वो पूछेगा क्राइटेरिया वन, फिर वो क्राइटेरिया रेंज टू के बारे में बात करेगा कि क्राइटेरिया रेंज टू के बारे में आपसे पूछेगा, फिर वो पूछेगा क्राइटेरिया टू। अब देखिए सम इफ्स है तो डेफिनेटली मोर देन वन क्राइटेरिया है, तो हम सम इफ्स लगा रहे हैं, वरना अगर एक ही क्राइटेरिया होता जैसे अभी हमारे केस में था, स्टेट वाइज रिपोर्ट बनानी थी, सिंपली मेरे पास स्टेट का नाम था, एक क्राइटेरिया था। मगर अब हम क्या करेंगे, मंथ को भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो हमारे दो क्राइटेरिया हो जाएंगे, एक होगा स्टेट का नाम और एक होगा मंथ का नाम। हम उसको ये कहेंगे कि स्टेट, ये वाली स्टेट देखो और जनवरी का मंथ देखो, और फिर जो सेल्स की ट्रांजैक्शन है उसको टोटल करके लेकर आओ। तो अब मोर देन वन क्राइटेरिया हो गया तो सम इफ्स लगेगा, और फंक्शन आर्गुमेंट में पहले वो क्या पूछेगा, सम रेंज। अच्छा, सम रेंज पहले वो पहले पूछता था, एंड में पूछता था, अब वो आपसे पहले पूछ रहा है। मगर सम रेंज का जो मैंने आपको बताया था, सम रेंज क्या है, वो रिक्वायर्ड कॉलम है जो आपको चाहिए। अगर सेल्स, इस वक्त हमें सेल्स चाहिए, तो डेफिनेटली हमारा सम रेंज क्या होगा, सेल्स का कॉलम होगा, सोर्स डेटा से सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, फिर वो पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन। मगर सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि रेंज वन को आइडेंटिफाई करने से पहले, रेंज को आइडेंटिफाई करने से पहले क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई कर लें। तो क्राइटेरिया वन अभी इस वक्त हम यहाँ पे लेंगे स्टेट नेम। स्टेट नेम हमारा जो है वो क्राइटेरिया वन होगा। तो अब आपके पास क्राइटेरिया रेंज वन क्या हुआ, स्टेट का कॉलम हो गया। तो अगर आपको क्राइटेरिया पता चल जाता है तो जो उसका कॉलम होता है वो उसकी रेंज होती है। ठीक है, तो क्राइटेरिया वन अगर मेरे स्टेट का नाम है तो रेंज वन क्या हुई, स्टेट का कॉलम हो गया। देन उसके बाद हमारे पास अगर क्राइटेरिया टू पता चल जाए, क्राइटेरिया टू है मंथ नेम, तो रेंज टू क्या हुई, मंथ का कॉलम। तो अब ये हमने क्या करना है, ये जो है सम इफ्स अप्लाई करने हैं, और फिर हम देखेंगे कि इसको डायनेमिक कैसे करना है, जैसे अभी हमने पहले किया था, और उससे अप्लाई करके देखेंगे इसको। अच्छा जी, यहाँ पर पहले मैं ये जो फॉर्मूलाज लगे हुए ये हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर हम मंथ लेकर आते हैं, तो सबसे पहले मैं यह मंथ का नाम लेकर आना चाह रहा हूँ। तो पहले एक काम करते हैं, डेटा वैलिडेशन से मंथ के नाम को यहाँ लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन आप लोगों को आइडिया होगा, मैं थोड़ा सा और बता दूंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये मंथ के नाम जो है आपने कॉपी किए, कॉपी करने के बाद आप कहीं भी किसी भी शीट में जाकर इसको पेस्ट करें। इसको आपने यहाँ पेस्ट किया, देन उसके बाद इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव किया, डाटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स किया आपने, ओके कर दिया, और इसको आपने जाके सॉर्ट कर दिया इसको। तो ये जनवरी 2009 से दिसंबर 2009 आ गया है, ये हमारे पास क्या है, मंथ के नाम आ गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मंथ के नाम की डेटा वैलिडेशन की एक लिस्ट बन जाए। तो सिंपली क्या करूँगा, डेटा में जाऊँगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ ओनली अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट हमने अलाउ किया है। देन इसका सोर्स क्या लेंगे, सोर्स वही लेंगे जो हमने अभी मंथ के नाम निकाले थे, वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पूरे मंथ के नाम सेलेक्ट कर लिया हमने, पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली, ओके कर लिया, एंटर कर दिया। तो यहाँ हुआ क्या
कि मंथ के नाम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया जिसमें सारे मंथ के नाम आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं जनवरी 2009 सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद अब हमारे पास दो क्राइटेरिया हो गए, एक है जनवरी 2009 और एक है स्टेट का नाम। मोर देन वन क्राइटेरिया हो गया तो अब हमारे पास सम इफ्स लगेगा। अब सम इफ्स में सबसे पहले वो क्या पूछता है आपसे, आपसे पूछेगा सम रेंज। सम रेंज हमें सेल्स चाहिए तो सम रेंज क्या हुई, सेल्स का कॉलम। यहाँ हम गए और पूरे सेल्स का कॉलम सेलेक्ट कर दिया। इसमें जो टोटल आ रहा है वो हटा दिया हमने, टोटल नहीं लेंगे। इसको F4 से लॉक किया, कॉमा प्रेस किया। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन। रेंज वन को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्राइटेरिया वन है क्या। क्राइटेरिया वन है हमारा स्टेट का नाम, तो रेंज वन क्या हुई, स्टेट का कॉलम। तो हमने सिंपली स्टेट का कॉलम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी F4 से लॉक कर दिया है, कॉमा प्रेस किया। आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया वन, तो क्राइटेरिया वन तो स्टेट का नाम है जो कि यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग शीट के अंदर है, जहाँ पे हम रिपोर्ट बना रहे हैं। ये है स्टेट का नाम, आंध्र प्रदेश। ये मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा। अब आपसे हर चीज क्राइटेरिया टू के बारे में पूछेगा। अच्छा, इसमें मोर देन वन क्राइटेरिया का मतलब है आप कितने मर्जी इसमें रेंज और क्राइटेरिया वगैरह दे दें, इसीलिए वो थ्री के बारे में पूछ रहा है। मगर अभी इस वक्त हमारे पास दो हैं सिर्फ। तो यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज टू क्या हुआ, क्राइटेरिया टू हमारा है मंथ का नाम, तो रेंज टू क्या हुई, मंथ का कॉलम। तो सिंपली हम क्या करेंगे, मंथ का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी F4 से लॉक कर देंगे, कॉमा। अब आपसे क्राइटेरिया टू पूछ रहा है। क्राइटेरिया टू जो है इस वक्त मंथ का नाम है और वो इसी सेल के अंदर मौजूद है, सिर्फ A1 के अंदर मंथ का नाम। This conference will now be recorded. जी, अच्छा, यहाँ पर हमने सम इफ्स कर रहे थे और सम इफ्स में हमने देखा था मंथ और स्टेट का। हम देख रहे थे कि मंथ वाइज और स्टेट वाइज रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मंथ के नाम को मैंने यहाँ पर, मैंने क्या किया था, डाटा वैलिडेशन से यहाँ पर लिस्ट लेकर आ गया था। यहाँ पर एक लिस्ट बनाई थी हमने जिसमें मंथ के नाम हमने सोर्स सोर्स जो है वो दे दिया था कि मंथ के तमाम नाम एक सोर्स में दे दिया। और देन इससे फायदा क्या हुआ कि ये यहाँ हमारे पास मंथ के नाम की एक लिस्ट बनी हुई आ गई है। अच्छा, यहाँ पर फिर हमने सम इफ्स लगाया था। मोर देन वन क्राइटेरिया, पहले सम रेंज पूछ रहा है जो कि हमारा सेल्स का कॉलम है। ये पूरा सेल्स का कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको F4 से लॉक कर दिया, कॉमा प्रेस किया। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है रेंज वन। रेंज वन क्या है, क्राइटेरिया वन है हमारा स्टेट का नाम, तो रेंज वन हुआ स्टेट का कॉलम। ये हमने पूरा स्टेट का कॉलम सेलेक्ट किया, इसको भी लॉक कर दिया, कॉमा प्रेस किया। देन क्राइटेरिया वन, क्राइटेरिया वन इस वक्त हमारा मंथ का, सॉरी, स्टेट का नाम है, तो सिंपली स्टेट का नाम सेलेक्ट किया, कॉमा। अब रेंज टू के बारे में पूछ रहा है, क्राइटेरिया रेंज टू और क्राइटेरिया टू। तो क्राइटेरिया टू हमारा मंथ का नाम है, तो इसीलिए रेंज टू क्या हुई, मंथ का पूरा कॉलम। ये पूरा मंथ का कॉलम जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये पूरी रेंज हमने सेलेक्ट कर दी, इसको F4 से लॉक कर दिया, देन कॉमा प्रेस किया। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया टू के बारे में। क्राइटेरिया टू के बारे में जो पूछ रहा है उसमें हमारे पास मंथ के नाम है, तो सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ पर
मंथ नेम ले लिया और इसको F4 से लॉक कर दिया। इसको लॉक इसलिए किया क्योंकि मंथ का नाम जो है वो सिर्फ A1 में ही मौजूद है। इसको पूरा कॉलम को मैंने इसको लॉक कर दिया। अच्छा, इसको अगर मैं डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग करता हूं तो आंसर आ जाते हैं मेरे पास। मगर इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें क्या डायनेमिक रिपोर्ट बनानी है ताकि और भी जो कॉलम्स हैं वो भी हमारे पास आ जाएं। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा, जो हमने कहा था कि सम रेंज में कंप्लीट लॉक होगा, मगर उसमें हम लोगों ने क्या कहा था कि रॉस को लॉक करना पड़ेगा। सम रेंज में रॉ को लॉक करेंगे। अपना ऑडियो ऑफ कर दें प्लीज। किसकी आवाज आ रही है? अच्छा जी, यहाँ पर हमने सम रेंज में रॉ को लॉक करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास क्राइटेरिया रेंज 1 कंप्लीट लॉक रहेगा। और क्राइटेरिया 2 में हमने कहा, क्राइटेरिया में कहा था कि हम कॉलम को लॉक करेंगे, जो कि कॉलम ए जो है वो कॉमन है, इसीलिए हमने कॉलम ए को लॉक कर दिया कंप्लीट। अब सिंपली ये हमारे पास डायनेमिक हो गए। इस फॉर्मूले को मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर आगे पेस्ट कर दिया मैंने और नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ उसको, इस फॉर्मूले को। तो यहाँ हमारे पास सारे आंसर्स मौजूद हैं और रिपोर्ट के टोटल भी यहाँ आ रहे हैं। अब चाहें तो हम मंथ का नाम लाइक अगर डेटा वैलिडेशन में हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो यहाँ देखें मैंने जनवरी 2009 किया तो मेरे जो सम इफ से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स आपकी जो है वो डायनेमिक रिपोर्ट बन गई है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे आप मंथ चेंज करते जाएंगे यहाँ पे आपकी रिपोर्ट जो है वो चेंज होती जाएगी। सम इफ्स के जरिए ये हमने काम किया है जहाँ पे मोर देन वन क्राइटेरिया हो। अच्छा जी, हमारे पास जो है वो सम इफ हो गया है और सम इफ्स कर लिया हमने। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है वो हम आ जाते हैं इफ फंक्शंस के ऊपर। अच्छा, इफ फंक्शंस जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको जब आप फोरकास्टिंग करते हैं या मॉडल वगैरह बनाते हैं फाइनेंशियल मॉडल, तो उसमें इफ के फंक्शंस बहुत जगह यूज हो रहे होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं, सिंपल इफ के फंक्शंस को पहले देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्रॉस प्रॉफिट है, क्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो फिर क्या आता है हमारे पास, या तो नेट नेट प्रॉफिट आएगा या फिर जो है वो नेट लॉस आएगा। वो कैसे आएगा कि आपने सिंपली 3.5 में से 1 मिलियन माइनस कर दिया तो 2.5 मिलियन का प्रॉफिट आ गया। अच्छा, होता क्या है कि टैक्स लगता है इसके ऊपर। मैंने यहाँ पर 30% टैक्स ले लिया यहाँ पर। तो अब 2.5 मिलियन के ऊपर मैंने टैक्स की कैलकुलेशन कैसे की कि 2.5 को मतलब प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दिया टैक्स रेट से विच इज 30%। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 7,50,000। ये मेरी नॉर्मल कैलकुलेशन है। लोग लोग जो वो नॉर्मली यही करते हैं, मगर यहाँ पर एक गलती ये हो रही है कि अगर मैं तो इस तरह कैलकुलेट करूंगा कि प्रॉफिट के सेल को मल्टीप्लाई कर दो टैक्स की रेट से तो आंसर आ जाएगा। मगर इन केस अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है, तो वो फिर भी क्या करेगा, टैक्स कैलकुलेट कर देगा। अब आपको 5 लाख का लॉस हो रहा था मगर उस पे आपको जो है वो 30% टैक्स निकाल के दे रहा है। तो ऐसी जगहों पे हम इफ के फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं। और इफ के फंक्शंस में हमें किस तरह, सबसे पहले वो क्या पूछेगा, इफ के फंक्शन में आपको पहले जो है वो उसका सिंटेक्स या फंक्शन आर्गुमेंट किस तरह होगा, पहले आप लॉजिकल टेस्ट देंगे। लॉजिकल टेस्ट देंगे पहले, देन उसके बाद वैल्यू ट्रू देंगे, देन फिर आप वैल्यू फॉल्स देंगे। ठीक है, ये पहले लॉजिकल टेस्ट दिया आपने, फिर वैल्यू ट्रू। अच्छा, लॉजिक वैल्यू ट्रू का मतलब ये है कि अगर ये लॉजिकल टेस्ट पास हो जाए, इफ दिस लॉजिकल टेस्ट पास, तो फिर वो जो वैल्यू है इफ ट्रू की, जो वैल्यू हम जो भी देंगे वो फॉर्मूला भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, वो यहाँ पर आ जाए। अदरवाइज अगर ये लॉजिकल टेस्ट पास नहीं होता तो वैल्यू फॉल्स आ जाए। तो यहाँ पर हमने इफ का फंक्शन यूज करेंगे और हमें ये कहना है कि अगर ये वाली वैल्यू जो कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो हो, अगर ये वैल्यू इस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर ग्रेटर देन वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो क्या करो, टैक्स कैलकुलेट कर दो, अदरवाइज ना करो। तो हम इफ का फंक्शन ओपन किया, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन जीरो, अगर ये सेल जीरो से बड़ा है तो क्या हो, अब ये लॉजिकल टेस्ट हो गया, प्लस कॉमा प्रेस किया, अब ये पूछ रहा है आपसे वैल्यू फॉल्स, सॉरी वैल्यू ट्रू। अगर ये लॉजिकल टेस्ट पास हो जाए तो मैं क्या वैल्यू लेकर आऊं, तो सिंपली हम इसको कहेंगे कि डेफिनेटली अगर ग्रेटर देन जीरो तो क्या करो, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना
टैक्स की परसेंटेज से, ठीक है, इस टैक्स की परसेंटेज से क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना इसको। सिंपली यहां पर हम लोगों ने इसको यहां पर टैक्स की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया। देन अगर तो ये लॉजिकल टेस्ट पास नहीं होता, मतलब ग्रेटर देन जीरो नहीं है, तो डेफिनेटली वो लेस देन जीरो होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू फॉल्स में जीरो टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ गया। अब देखें, जब नेट लॉस आ रहा है, माइनस में फिगर आ रही है, तो वो टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा, मगर जैसे ही मैं इसको प्रॉफिट में लेके कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो क्या कर रहा है, ये प्रॉफिट के ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। तो ये हमारा सिंपल इफ का फंक्शन है। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल था, सिंपल इफ लगाया मैंने, मगर अब मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल इफ्स। मल्टीपल इफ्स के फंक्शन, उसमें सबसे पहले आपका क्या सिंटेक्स रहेगा, पहले ये समझ लेते हैं। पहले आप जब मोर देन वन लॉजिकल टेस्ट होता है, मगर एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट हैं अगर, तो आपको यहाँ पर दो मल्टीपल इफ्स के फंक्शन यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू ट्रू देना पड़ेगा। फिर अगर चुनाचे आपके पास और भी लॉजिकल टेस्ट हैं, मोर देन वन लॉजिकल टेस्ट हैं, तो फिर आपको एक और इफ ओपन करना पड़ेगा। और इफ ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने दोबारा इफ ओपन किया, और दोबारा से लॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा आपको, दोबारा आपको लॉजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, और फिर वैल्यू ट्रू दोबारा देनी पड़ेगी। ये जब तक करते रहेंगे कि जब तक आपकी जारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती। तो इस वक्त अभी हम दो को ही देख लेते हैं। और एंड में क्या करेंगे, क्योंकि आपने फंक्शन को क्लोज करना है, तो वैल्यू फॉल्स देके आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, वैल्यू फॉल्स देके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, पहले लॉजिकल टेस्ट दिया, फिर वैल्यू ट्रू, फिर लॉजिकल टेस्ट, फिर वैल्यू ट्रू, और एंड में हमने वैल्यू फॉल्स दे दिया। अब ये चीज यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक चीज आ रही है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो ऐसा होता नहीं है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो यहाँ हम सिंपली पहले पहले एक इफ का फंक्शन यूज कर लेते हैं। हमने इसको ये कहना है कि अगर तो ये सेल ग्रेटर देन जीरो है, अगर इस सेल के अंदर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। तो ग्रेटर देन, ये लॉजिकल टेस्ट हो गया, ग्रेटर देन जीरो। वैल्यू ऑफ ट्रू क्या होगा, हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे कि अगर तो ये ग्रेटर देन जीरो है, तो आप नेट प्रॉफिट लेकर आओ। ठीक है, सिंपली हमने क्या कहा, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में नेट प्रॉफिट लेकर आ जाना, अदरवाइज नेट लॉस लेकर आ जाना। डेफिनेटली वो होगा ये कि आपको अगर ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, तो वो नेट प्रॉफिट नहीं लेके आएगा, और अगर लेस देन जीरो है, तो वो डेफिनेटली नेट लॉस लेकर आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए, नेट प्रॉफिट भी आ रहा है और टैक्स भी कैलकुलेट कर रहा है। अब जैसे ही मैंने इसको लॉस में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉस के ऊपर वो नेट लॉस को शो कर रहा है यहाँ पर टैक्स में, और जो टैक्स की कैलकुलेशन है वो नहीं कर रहा। मगर एक सिनेरियो और भी हो सकता है, जिसमें हमारे पास क्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू अदर एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाता है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, ना ही प्रॉफिट है ना ही लॉस है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक से ज्यादा इफ लगाएंगे, और सिंपली हमने पहला इफ हमारा यही लगेगा कि अगर तो ये सेल ग्रेटर देन जीरो है, यहां पर इफ का फंक्शन लगाया, इफ दिस सेल इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या करें कि नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, मगर अब चुनाचे मल्टीपल इफ्स हैं, तो यहाँ पर हमें दोबारा इफ ओपन करना पड़ेगा। तो मल्टीपल इफ्स कैसे लगे, इसकी लॉजिक क्या बनी कि पहले लॉजिकल टेस्ट देंगे, फिर वैल्यू ट्रू देंगे, फिर दोबारा से इफ ओपन करेंगे और बताएंगे, फिर दोबारा से लॉजिकल टेस्ट दिया मैंने इसको, और अब ये कहा कि अगर तो ये लॉजिकल, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन जीरो, अगर ये लेस देन जीरो है, तो क्या करो, नेट लॉस लेकर आ जाओ। अगर जीरो से छोटा है, तो डेफिनेटली वो नेट लॉस होगा, तो हमने इसको कहा कि नेट लॉस लेकर आ जाओ। अदरवाइज वैल्यू फॉल्स देके इसको क्लोज करना है, तो हम वैल्यू फॉल्स में लिख देते हैं नो प्रॉफिट, या फिर इसको ब्रेक इवन कर लें आप, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ब्रेक इवन, यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, ब्रैकेट क्लोज किया आपने। ब्रैकेट जब तक क्लोज करते रहते हैं जब तक ब्लैक ब्रैकेट ना आ जाए। अभी रेड ब्रैकेट आ रहा है, जैसे ही ब्लैक ब्रैकेट आएगा आप एंटर कर देंगे,
अब क्या हो रहा है, अब अगर जो है नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है तो उस पर ब्रेक इवन दिखा रहा है, और यहाँ पर अगर मैं इसको लॉस में कन्वर्ट करता हूँ तो लॉस लॉस दिखा रहा है, नेट लॉस दिखा रहा है, और आपको कैलकुलेशन भी नहीं कर रहा टैक्स की कैलकुलेशन। और इसके अलावा हम अगर इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट लिखा हुआ आ रहा है और टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा है। तो हमारा सिंपल इफ भी हो गया और मल्टीपल इफ भी। सबसे पहले आपको सिंपल इफ में मैंने क्या बताया कि लॉजिकल टेस्ट होगा, वैल्यू ट्रू होगा और वैल्यू फॉल्स। मगर अगर 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 आपकी एक से ज्यादा लॉजिकल टेस्ट हैं तो आपको मल्टीपल इफ यूज करने पड़ेंगे। उसका सिंटेक्स कैसे बनेगा या उसको आप किस तरह फॉलो करेंगे, पहले आप लॉजिकल टेस्ट देंगे, फिर वैल्यू ट्रू देंगे, उसके बाद दोबारा से इफ ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट देंगे और वैल्यू ट्रू देंगे, और ये जब तक करते रहेंगे यही सिलसिला जब तक आपके सारे लॉजिकल टेस्ट कवर नहीं हो जाते। एंड में आके आप वैल्यू फॉल्स देके इसको कंप्लीट कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमने इफ का फंक्शन किया, मगर इसके जरिए से फोरकास्टिंग हमें करनी थी, वो हम कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारे डाटा है, पहले डाटा को समझ लेते हैं। 2020 से 2024 की फोरकास्टिंग करनी है, और कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे हैं हमारे पास जो कि फिक्स नेचर के हैं। फिक्स नेचर का मतलब ये है कि अगर रेंट एक्सपेंस है तो वो फिक्स है, ये हर महीने आपको सेम रेंट अमाउंट देनी है, ठीक है। और वेरिएबल है, यूटिलिटी यूटिलिटी एक्सपेंसेस वगैरह हमारे पास जो है वो डिफरेंट वेरिएबल हैं जो कि चेंज हो रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि नॉर्मली वेरिएबल एक्सपेंसेस के ऊपर इन्फ्लेशन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है फोरकास्टिंग रिजल्ट निकालते वक्त। मिसाल के तौर पे 2020 की एक अमाउंट हम ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं इनपुट सेल में, जो कि येलो हाईलाइटेड सेल्स हैं, ये इनपुट सेल्स हैं हमारे, और ये इन्फ्लेशन फैक्टर है, ये हमारी इन्फ्लेशन की परसेंटेजेस हैं कि 2021 में 10% इन्फ्लेशन रहेगी, 2022 में 12%, 23 में 13% और 14%, ये हमने अज्यूम कर ली है, ठीक है। और ये येलो हाईलाइटेड सेल्स मेरे इनपुट सेल्स हैं, इसकी बेसिस पे मुझे अगले 4 सालों की फोरकास्टिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं एक कोई अमाउंट जो है यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, लाइक 5 लाख, 6 लाख और 4,50,000। यहाँ मैंने कुछ अमाउंट्स एंटर कर दिए हैं। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इफ का फंक्शन यूज करना है, और ये कहना है कि अगर तो मेरी नेचर ऑफ एक्सपेंस, जो कि नेचर ऑफ एक्सपेंस कौन से कॉलम में, कॉलम बी में, जितने जो भी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, लाइक सिम फी है, उसकी जो नेचर है वो नेचर ऑफ एक्सपेंस वो फिक्स है, डिवाइस फी भी फिक्स है, यूटिलिटी एक्सपेंस वेरिएबल्स हैं, कन्वेंस भी वेरिएबल, प्रोफेशनल टैक्सेस हैं फिक्स है, मिसलेनियस चार्जेस वेरिएबल है। हमें इसको इफ के फंक्शन से ये कहना है कि अगर मेरी नेचर ऑफ एक्सपेंस फिक्स्ड है तो सेम अमाउंट जो 2020 की होगी वही 2021 की अमाउंट हो जाएगी, वही 2022 की अमाउंट हो जाएगी, और ऑनवर्ड्स वैसे ही हो जाएंगी, सेम अमाउंट आ जाएगी। और अगर फिक्स नहीं है तो डेफिनेटली वेरिएबल होगा। तो वहां पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंस को उसमें 10% इन्फ्लेशन इनकॉपरेट करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले मैंने इफ का फंक्शन ओपन किया। इफ के फंक्शन में मैंने लॉजिकल टेस्ट ये दिया कि मैंने ये दिया कि इफ दिस सेल, अगर मेरी नेचर ऑफ एक्सपेंस वाला सेल जो है जो कि B18 है, इफ दिस सेल इज इक्वल टू, अगर ये सेल बराबर है इन्वर्टेड कॉमास फिक्स के, अगर मेरा नेचर ऑफ एक्सपेंस बराबर है, इक्वल टू है फिक्स के, अच्छा वही स्पेलिंग लिखेंगे जहां जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, एज इट इज वही स्पेलिंग आएगी। अच्छा, देन उसके बाद ये लॉजिकल टेस्ट हो गया कि इफ दिस सेल इज इक्वल टू फिक्स, देन क्या करो, वैल्यू ऑफ ट्रू में ये करो कि जो 2020 की अमाउंट है वो यहाँ पर 2021 की अमाउंट सेम टू सेम लेकर आ जाओ, देन कॉमा प्रेस करेंगे। अच्छा, अब वो कह रहा है वैल्यू ऑफ फॉल्स, अगर ऐसा ना हो कि ये नेचर ऑफ एक्सपेंस फिक्स ना हो तो डेफिनेटली वो वेरिएबल होगी। तो क्या करें, वैल्यू ऑफ फॉल्स में ये करेंगे कि इस सेल को 2020 की जो अमाउंट है उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो सिंपली मैंने यहाँ क्या कहा है, मैंने लॉजिकल टेस्ट ये दिया है कि अगर मेरी नेचर ऑफ एक्सपेंस फिक्स है तो जो 2020 की अमाउंट है वो एक्सपेंस की अमाउंट है, वही 2021 की अमाउंट बन जाएगी। और अगर फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो क्या करो, 2020 की अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन से, मतलब जो भी 2020 की अमाउंट होगी उसमें 10% निकालो और उसको ऐड करके यहाँ पे 2021 की अमाउंट बना दो।
सिंपली मैंने इसको यहाँ पर ये चीज कर दी है। अब चुनाचे हम हमेशा डायनेमिक करते हैं फॉर्मूले को, लॉकिंग कर्व फ्रीजिंग वगैरह करते हैं, सेल को लॉक कर देते हैं ताकि हमें यही फॉर्मूला जो है बार बार लगाना ना पड़े। तो अब देख लेते हैं क्या चीज कॉमन है। कॉलम बी कॉमन है। कॉलम बी कॉमन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नेचर ऑफ एक्सपेंस दिया हुआ है, ठीक है, फिक्स है या वेरिएबल है इसीलिए। और दूसरी चीज क्या कॉमन है? रॉ नंबर 24 कॉमन है। रॉ नंबर 24 में आपको इन्फ्लेशन की परसेंटेजेस दी हुई हैं। अगर 2021 में चाहिए तब भी रॉ नंबर 24 से मिलेगी, 2022 में चाहिए तब भी रॉ नंबर 24 से मिलेगी। तो रॉ नंबर 24 कॉमन है और कॉलम आपका जो बी है वो कॉमन है। तो मैं यहाँ पर जहां पर कॉलम बी आ रहा है तो ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इसको एक दफा F4 प्रेस किया, सेकंड टाइम F4 प्रेस किया और थर्ड टाइम F4 प्रेस कर दिया, कॉलम बी लॉक हो गया। जिसके पीछे डॉलर होता है वो लॉक होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास रॉ नंबर 24 का आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो रॉ नंबर 24 को हमने लॉक करना है तो दो दफा F4 प्रेस करना पड़ेगा, वन टाइम और ये सेकंड टाइम F4 प्रेस कर दिया। अब ये फॉर्मूला डायनामिक हो गया। इसको कॉपी किया, आगे पेस्ट कर दिया और नीचे भी सेल्स पे सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। अब आप देखें, गौर करें कि 2020 की जो अमाउंट है, अगर तो उसकी नेचर ऑफ एक्सपेंस फिक्स है तो वही अगले सालों की भी अमाउंट सेम आ रही है, फिक्स आ रही है। मगर जैसे ही वेरिएबल एक्सपेंस की नेचर आ रही है तो वो क्या कर रहा है, 4,50,000 2020 की अमाउंट है, इसमें क्या कर रहा है वो 10% निकाल रहा है। पहले उसका 10% निकालता है। वैसे 4,50,000 का 10% होता है 45,000। तो उसने क्या किया, 45,000 इसमें ऐड किया है तो ये बन गया है 4,95,000। तो ये क्या हुआ है कि आपकी जो इन्फ्लेशन है इनकॉर्पोरेट यहाँ पर हो गई है ड्यूरिंग द फोरकास्टिंग। आपकी ये फोरकास्टिंग करते वक्त वेरिएबल में आपने इन्फ्लेशन ऐड करना जरूरी होता है ताकि आपके जो है वो ट्रू पिक्चर नजर आ रही हो। तो ये हमने इफ के फंक्शन से किया है। यहाँ पर हमारी ये चीज क्लियर होती है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमने पेरोल की फोरकास्टिंग करनी है। अच्छा, पेरोल की फोरकास्टिंग किस तरह हमने करनी है? यहाँ पर हमारे कुछ डेजिग्नेशंस हैं और कुछ ईयरली इंक्रीमेंट की परसेंटेजेस हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूले से ये करेंगे, इसमें कोई फंक्शन यूज नहीं होगा। यहाँ पर मैं 2020 की जो अमाउंट होंगी उसकी बेसिस के ऊपर मुझे अगले 4 सालों की फोरकास्टिंग करनी है और फिर परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट दिया हुआ है। नॉर्मली होता क्या है कि जब आपके पास एक साल गुजरता है, नेक्स्ट ईयर आता है, तो आप जो इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं वो लगते हैं। आपकी जो सैलरी होती है उस पर इंक्रीमेंट अकाउंट फॉर करना लाजमी होता है। तो वो बोनस पे आपकी परफॉर्मेंस पे बेस करता है या आपकी जो है वो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपको ईयरली इंक्रीमेंट्स वगैरह दे रहे होते हैं आपकी सैलरी के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर इंक्रीमेंट को अकाउंट फॉर नहीं करेंगे तो हमारा मेजर एक्सपेंस जो सैलरी एक्सपेंस है उसकी फोरकास्टिंग ट्रू पिक्चर नहीं दे रही होगी। तो यहाँ पर हम कुछ अमाउंट को अज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये पूरे साल का एक्सपेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12, यहाँ पर मंथ है 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर लिया इसको, और 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको भी यहाँ पर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ पर हमारे पास एक साल 2020 की हमारे पास अमाउंट आ गई है, हमने अज्यूम कर ली है, इनपुट्स ले लिए हैं। और या तो आपके पास अभी वैसे जून चल रहा है तो आपके पास लास्ट 6 मंथ्स का डेटा होगा, उससे भी आप यहाँ से इसको यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि सिंपली हमने क्या करना है कि 2020 में इंक्रीमेंट को ऐड करना है। 2020 का जो एक्सपेंस होता है उसमें इंक्रीमेंट को ऐड करके हमने 2021 का एक्सपेंस निकालना है। तो मैंने क्या किया है, 2020 की अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट, ठीक है। ये मैंने सिंपली फॉर्मूला लगा दिया, इसको एंटर कर दिया, ये मेरे रिजल्ट आ गए। इसने क्या किया, 3 मिलियन का 10% निकाला जो कि 3 लाख बनता है। तो वो 3 लाख इसमें ऐड करके 2021 का एक्सपेंस को शो कर रहा है, फोरकास्टेड रिजल्ट शो कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्योंकि हमें हर जगह फॉर्मूला जो है वो नहीं लगा सकते हम, तो हमें क्या करना पड़ता है, डायनामिक करना पड़ता है फॉर्मूले को। तो क्या करेंगे, और D7 जो रॉ नंबर 7 है हमारी वो कॉमन है, क्योंकि 2021 में अगर आपको अमाउंट चाहिए तो ईयरली इंक्रीमेंट की जो परसेंटेज है रॉ नंबर 7 से मिलेगी। 2022 में चाहिए तब भी रॉ नंबर 7 से मिलेगी, ऑनवर्ड्स 23 और 24 में चाहिए तब भी रॉ नंबर 7 से मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रॉ नंबर 7 इज कॉमन।
तो आप सिंपली आपने ये D7 को सेलेक्ट किया, वन टाइम F4 प्रेस किया, सेकंड टाइम F4 प्रेस किया, एंटर कर दिया, ये डायनेमिक हो गया। इसको कॉपी किया नेक्स्ट सेल्स पे और नीचे वाले सेल्स पे भी कॉपी कर दिया, ये आपके रिजल्ट सामने आ गए। ठीक है, अब अगर चाहें तो आप इस यहाँ की परसेंटेजेस चेंज करके देख लें तो आपका रिजल्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ मैं परसेंटेजेस चेंज कर रहा हूँ, ये मैंने परसेंटेजेस चेंज किया और यहाँ पर रिजल्ट आ गया। तो हमने सिंपल इफ देख लिया, मल्टीपल इफ्स देख लिए। अब थोड़ा सा हम और एडिशनल आगे जाते हैं, जिसमें हमारे पास इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। और थोड़ा सा पहले स्लैब्स को समझ लेते हैं। इनकम, अच्छा ये मैं पहले डिस्क्लेमर ये दे दूं कि जो टैक्स के स्लैब्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, परसेंटेजेस वगैरह। तो ये मेरे पास जो जून 2019 में जब आया था ये, तो उस वक्त के रेट्स हैं। अभी जो नए रिजल्ट नए जो स्लैब्स आ गए हैं तो आप उसको देख सकते हैं। मगर अभी मुझे मकसद ये है आपको समझाना कि इनकम टैक्स कैलकुलेटर आप कैसे बना सकते हैं। तो 2020 के हमारे पास टैक्स रेट्स हैं, जिसमें सैलरीड इंडिविजुअल के लिए हैं। अगर आपकी मिसाल के तौर पे सैलरी जो है वो 6 लाख से अबव है, तो आप अगर 6 लाख से सॉरी बिलो है या 6 लाख है तो जीरो रेट ऑफ टैक्स है। मतलब अगर आपके पूरे साल की एनुअल टैक्सेबल इनकम 6 लाख या 6 लाख से कम है तो 0% टैक्स है, कोई टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट आपसे। ठीक है, आपकी जो कंपनी है वो सैलरी आपकी सैलरी में से टैक्स को डिडक्ट नहीं करेगी। मगर अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख से 12 लाख के दरमियान है, अच्छा वो 6 लाख से 12 लाख के दरमियान 10 लाख भी हो सकती है, 9 लाख भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने क्या, आपका जो है वो 5% आपको पे करना पड़ेगा, मगर 6 लाख को माइनस करेंगे पहले। मतलब अगर मेरी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए में से मुझे 6 लाख रुपए माइनस करने पड़ेंगे, देन आएगा आंसर 4 लाख। 4 लाख को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5% से। तो ये स्लैब ऑनवर्ड्स आपके अप्लाई होते हैं। अच्छा, तीसरा वाला स्लैब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 12 लाख से 18 लाख तक अगर आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम है तो उसके ऊपर आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा और एक फिक्स अमाउंट भी देनी पड़ेगी 30,000 की। मतलब अगर मेरी मिसाल के तौर पे एनुअल टैक्सेबल इनकम है 15 लाख, तो 15 लाख कौन से स्लैब में फॉल करता है? पहले में भी नहीं करता, दूसरे में भी नहीं करता, तीसरे में करता है। तो तीसरे वाले स्लैब में 15 लाख में से मुझे 12 लाख को माइनस करना पड़ेगा, तो इंक्रीमेंटल अमाउंट आएगी 3 लाख रुपए की। उस 3 लाख के ऊपर मुझे 10% देना पड़ेगा और साथ साथ 30,000 रुपीज भी देने पड़ेंगे। तो बाकी जो स्लैब्स हैं वो सेम टू सेम है। जैसे तीसरा स्लैब है ये वाला, जैसे ये तीसरा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो तीसरा स्लैब है, बाकी स्लैब्स भी जो है सेम टू सेम है, उसमें भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा कि अगर मेरी एनुअल इनकम 20 लाख है तो 18 लाख माइनस होंगे, उसका 15% और प्लस फिक्स अमाउंट भी देनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो लास्ट आखिरी वाला जो है 7.5 से अगर आपकी एनुअल टैक्सेबल इनकम बढ़ जाती है तो आपको, अच्छा अबव है ये, मतलब ग्रेटर ग्रेटर देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, 35% आपको टैक्स देना पड़ेगा और फिक्स अमाउंट भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एनुअल टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं? सिंपली एनुअल टैक्सेबल इनकम निकलती है लाइक, अगर आपकी क्रॉस सैलरी है लाइक 60,000, आपको मतलब एक महीने की सैलरी आपकी 60,000 रुपीज है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आपकी इनकम आ रही है यहाँ पर, एनुअल टैक्सेबल इनकम आ रही है 7,20,000 और ईयरली टैक्स आ रहा है 6,000। अच्छा, अब ये कैसे आ रहा है? इसके पीछे इफ्स के फंक्शंस लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ इफ्स के फंक्शंस लगे हुए हैं यहाँ पर। अब ये हमें लगाने, कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इसको, अच्छा इसमें हमारी लॉजिक वही होगी कि मल्टीपल इफ्स लगेंगे, एक से ज्यादा इफ्स लगाना पड़ेगा हमें। तो पहले हम क्या करते हैं इसको, मैंने आपको बताया था कि जब मल्टीपल इफ्स लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल टेस्ट देते हैं, वैल्यू ट्रू देते हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू, और सेम इस तरह आगे चलते रहते हैं। यही हमें सिनेरियो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ मैंने इफ का फंक्शन ओपन किया और मैंने ये कहा कि इफ दिस वैल्यू, अगर मेरा लॉजिकल टेस्ट लेस देन इक्वल टू, अच्छा ये लेस देन इक्वल टू क्यों दिया सर? इसलिए दिया कि अगर तो मेरी एनुअल इनकम 6 लाख या 6 लाख से कम है, तो मैंने पहले क्या किया, F2, F2 क्या है? मेरी एनुअल टैक्सेबल इनकम। इफ माय इफ एनुअल टैक्सेबल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 6 लाख। अच्छा 6 लाख को टाइप नहीं किया क्योंकि मेरे पास स्लैब्स मौजूद है, मैंने उस सेल का रेफरेंस दे दिया।
अब ये मेरा पहला लॉजिकल टेस्ट हो गया, इफ दिस सेल इज लेस देन इक्वल टू 6 लाख तो क्या करो, कॉमा प्रेस किया, वैल्यू ट्रू, उसको बताना है कि भाई आंसर क्या लेकर आओ। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम 6 लाख या 6 लाख से कम है तो क्या आंसर लेकर आओ, वैल्यू ट्रू में हम सिंपली क्या बोलेंगे कि एनुअल टैक्सेबल इनकम को मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ टैक्स से, एनुअल टैक्सेबल इनकम को मल्टीप्लाई कर दो रेट ऑफ टैक्स से। मगर अब जाहिर सी बात है 0% है तो आंसर 0 ही आएगा, मगर हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जब हम 2021 का टैक्स कैलकुलेटर अगर इन केस बनाते हैं तो उस वक्त अगर यहाँ की कोई परसेंटेज चेंज हो जाती है तो हमें टैक्स कैलकुलेटर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ परसेंटेज या अमाउंट वॉट एवर जो भी होगा वो हम चेंज कर देंगे। यहाँ पहला मैंने इफ का फंक्शन दे दिया, यहाँ पर सिंपल लॉजिकल टेस्ट दे दिया और वैल्यू ट्रू। अब दोबारा इफ का फंक्शन ओपन किया और मैंने कहा कि इफ एनुअल टैक्सेबल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 12 लाख, अगर मेरी एनुअल टैक्सेबल इनकम 12 लाख या 12 लाख से कम है तो क्या करो, ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे इंक्रीमेंट अमाउंट निकालनी है, यही सिर्फ इसके इस टैक्स कैलकुलेटर में सिर्फ यही जो है ट्रिकी पॉइंट है कि आपको इंक्रीमेंट अमाउंट निकालनी पड़ती, इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालनी पड़ती है। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 12 लाख है तो क्या करो, मेरी टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर दो पहला वाला स्लैब की अपर लिमिट, ये जो 6 लाख रुपए है, ठीक है, ताकि जब भी तो इंक्रीमेंट अमाउंट आएगी। अगर मेरी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है तो 10 लाख में से 6 लाख माइनस करो, ठीक है। आंसर इस ब्रैकेट का आंसर क्या आया होगा, 4 लाख रुपए आंसर आया होगा। 10 लाख में से 6 माइनस किया, 4 लाख आंसर आ गया इस ब्रैकेट का। इसको मल्टीप्लाई करो 5% से, ठीक है। तो वो जो 6 लाख था वो तो एग्जेम्प्ट है, इसीलिए हमें इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालनी पड़ती है। हमने सिंपली क्या किया, टैक्सेबल इनकम में से माइनस किया पिछले वाले स्लैब की लिमिट और मल्टीप्लाई कर दिया उसकी परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ टैक्स से। अब दोबारा से इफ फंक्शन ओपन किया और ये कहा कि इफ दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 18 लाख तो क्या करो, वापस से वही करेंगे, इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालेंगे कि टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर देना पिछला वाला स्लैब, ब्रैकेट का जो इंक्रीमेंटल अमाउंट का जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देना 10% से और देन उसके बाद प्लस कर देना 30,000। तो यहाँ क्या हुआ कि मेरी अगर टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 18 लाख है तो क्या करो कि मेरी एनुअल टैक्सेबल इनकम में से पिछला स्लैब माइनस करो तो इंक्रीमेंटल अमाउंट आ जाएगी, उसको मल्टीप्लाई कर दो 10% से और साथ साथ प्लस कर देना 30,000। 30,000 क्योंकि फिक्स अमाउंट है तो हमें लेनी पड़ेगी। ये 3 स्लैब्स अगर आपको किसी को भी समझ में आ गए, किसी भी स्टूडेंट को समझ में आ गए तो बाकी स्लैब्स को समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि सेम सिनेरियो अप्लाई होगा। तो बाकी जो रेट्स हैं या स्लैब्स हैं उसको मैं जरा थोड़ा सा तेजी से कवर करूंगा। 3 स्लैब समझ में आ गए तो बाकी सेम सिनेरियो अप्लाई करना है। यहाँ मैंने दोबारा इफ फंक्शन ओपन किया, टैक्सेबल इनकम अगर लेस देन इक्वल टू 2.5 मिलियन है तो मैंने क्या किया कि ब्रैकेट ओपन किया, टैक्सेबल इनकम माइनस पिछला स्लैब, ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ टैक्स प्लस 90,000। फिर मैंने दोबारा ये फंक्शन ओपन किया, अगर मेरी टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 3.5 मिलियन है तो क्या करो, वापस से वही इंक्रीमेंटल अमाउंट माइनस करेंगे 2.5, ब्रैकेट क्लोज किया, मल्टीप्लाई किया परसेंटेज ऑफ टैक्स से 17.5 प्लस फिक्स रेट 1,95,000 प्लस फिर दोबारा इफ फंक्शन ओपन किया, इफ दिस सेल इज लेस देन इक्वल टू 5 मिलियन तो हमारा क्या होगा, वही टैक्सेबल इनकम में से हम माइनस करेंगे पिछला स्लैब्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स और इसमें हम प्लस कर देंगे फिक्स अमाउंट। अच्छा, इसके बाद मैं प्राइवेट टेबल कराऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनवाऊंगा आपसे। प्रॉफिट एंड लॉस बना के आपको हम दिखाएंगे कि प्राइवेट टेबल से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाते हैं। और ये जो टैक्स की जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा ट्रिकी है, इस पे मैं एक वीडियो भी आपको शेयर करा दूंगा और प्लस रहीम की भी एक वीडियो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने दोबारा इफ का फंक्शन ओपन किया, टैक्सेबल इनकम अगर मेरी लेस देन इक्वल टू 8 मिलियन है तो वापस से टैक्सेबल इनकम माइनस किया पिछला स्लैब्स, ब्रैकेट क्लोज को मल्टीप्लाई किया परसेंटेज ऑफ टैक्स से और प्लस कर दिया फिक्स अमाउंट।
दोबारा से इफ फंक्शन ओपन किया, टैक्सेबल इनकम अगर लेस देन इक्वल टू 1.2 है, देन फिर क्या किया, इसको वापस से इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालेंगे। अच्छा, इंक्रीमेंटल अमाउंट हमेशा हम ब्रैकेट में निकालेंगे ताकि बॉड मास का रूल अप्लाई हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर दिया 25% से और इसमें टैक्स अमाउंट को ऐड कर दिया, प्लस हमारे पास दोबारा इफ का फंक्शन ओपन किया, टैक्सेबल इनकम लेस देन इक्वल टू 30, देन वापस से हम इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालेंगे। इसको मल्टीप्लाई किया 27.5% से और इसमें प्लस कर दिया फिक्स अमाउंट। अच्छा, अब चुनाचे हमारे पास तकरीबन स्लैब्स कवर हो गए हैं, एक दो स्लैब्स और रह गए हैं, तो इसको मैं यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 5, देन फिर क्या करेंगे, इसको F2 माइनस, ये माइनस किया मैंने, इसमें मल्टीप्लाई किया 30% और प्लस कर दिया इसमें फिक्स अमाउंट। और सेम सिनेरियो, अब आखिरी दो स्लैब्स रह गए हैं, वो भी देख लेते हैं इसको। लेस देन इक्वल टू दिस, तो क्या होगा हमारा पास, वही F2 माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय 32.5% प्लस फिक्स अमाउंट। मगर आखिरी वाले स्लैब में हमें ध्यान ये रखना है, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन का साइन लगेगा, क्योंकि अबव का लिखा हुआ कि 7.5 से अबव है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली F2 को बोलेंगे, F2 अगर मेरा एनुअल टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन 7.5, तो क्या करो, वापस से वही इंक्रीमेंटल अमाउंट निकालो, फिर माइनस कर दिया हमने पिछला वाला, This conference will अच्छा जी, now be मैं recorded. ये कह रहा था कि हमारा जो एनुअल टैक्सेबल इनकम, अगर अगर मेरी एनुअल टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन है, तो मेरा ईयरली टैक्स कितना हुआ, 60,000। और उसने वो किस तरह निकाला होगा कि पहले 1.5 में से इसने 1.2 को माइनस किया होगा, होंगे 3 लाख के ऊपर इसने 10% अप्लाई किया होगा और प्लस फिक्स अमाउंट 30,000। तो ये आंसर कितना आ रहा है मेरा, 60,000, और मेरा टैक्स कैलकुलेटर भी आंसर 60,000 दे रहा है। इसका मतलब मेरा टैक्स कैलकुलेटर सही काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें देख ली हैं, हमने जो है सिंपल इफ फंक्शन देख लिए हैं, इफ से फोरकास्टिंग देख ली है, मल्टीपल इफ फंक्शन देख लिए हैं, और उसके जरिए से हमने एक टैक्स कैलकुलेटर बना लिया है सैलरीड इंडिविजुअल्स का। सैलरीड इंडिविजुअल्स का हमने एक टैक्स कैलकुलेटर 2020 का बना लिया है, और सम इफ्स भी देख लिया है, सम इफ्स भी देख लिए हैं, इफ एंड देख लेते हैं हम। अब इफ एंड से हम एजिंग रिपोर्ट बनाते हैं, तो डेटर्स और क्रेडिटर्स की एजिंग रिपोर्ट में अगर हमें बनानी है डेटर्स और क्रेडिटर्स की एजिंग रिपोर्ट, तो हम किस तरह बना सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप टुडे डेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टुडे डे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, आपने आज की डेट आ जाएगी आपके पास यहाँ पर, और उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा समझ लेते हैं डेटा किस तरह का है। हमारे पास कस्टमर के नाम है, टर्म्स हैं, इनवॉइस डेट है, ड्यू डेट है। अच्छा, ये ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट हुई है, पहले मैं आपको बता देता हूँ।
ये आपके जो क्रेडिट टर्म्स हैं वो 30 डेज के हैं। अगर आप डेटर्स की एजिंग बना रहे हैं तो कस्टमर का नाम आएगा, मगर अगर आप वेंडर्स की एजिंग बनाते तो यहाँ वेंडर का नाम आ जाता। जो भी आपने कस्टमर को क्रेडिट पीरियड दिया है 30 डेज का, तो वो ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होगी, जब इनवाइस डेट में आप 30 डेज को ऐड करेंगे तो ये ड्यू डेट आ जाएगी। सिंपली मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया नीचे। अच्छा, अब मुझे क्या करना होता है, डेटर्स की एजिंग नंबर ऑफ डेज वो हमें क्या करना होता है, उसकी एजिंग बनानी होती है 30 डेज के हिसाब से या 60 डेज के हिसाब से या 90 डेज के हिसाब से, ताकि हमें ओवर ड्यू जो इनवाइसेज हैं वो पता चल सके, उनको रिमाइंडर्स भेज सकें, उनको ईमेल्स कर सकें, वट जो भी करना है, एजिंग एनालिसिस कर ओवर ड्यू जो भी इनवाइसेज ओवर ड्यू हो चुकी होती हैं वो एजिंग रिपोर्ट में आती हैं, उनकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ आ जाती है। अच्छा, ओवर ड्यू डेज कैसे निकालेंगे, अब हमें कैसे पता चलेगा, एक इनवाइस डेट है 5 अप्रैल और ड्यू डेट है 5 मई, तो इसका मतलब ये, और अच्छा आज क्या डेट है, आज है 22 जून 2020 और मेरी इनवॉइस ड्यू कब हो रही है, 5 मई को। एक इनवॉइस है जो कि 5 मई 2020 को ड्यू हो चुकी है, ठीक है, और आज की डेट है 22 जून, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आज की डेट में से माइनस कर दूं ड्यू डेट, तो मुझे पता चल जाएगा ये कितने नंबर ऑफ डेज ओवर ड्यू हो चुकी है। 48 डेज ये ओवर ड्यू हो चुकी है, एक्स्ट्रा ड्यू हो चुकी है, मतलब ये आपकी एजिंग रिपोर्ट में आएगी। अच्छा, अब क्योंकि 2 डे का जो फॉर्मूला है, मैं अगर इसको लॉक कर दूं ताकि ये फॉर्मूला जो है, या फिर सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, 3 ही इनवॉइसेज हैं। सिंपली क्या करेंगे, आज की डेट में से आपने ड्यू डेट दूसरी इनवॉइस की माइनस की, तो इसमें 45 डेज आ रहा है, फिर आपने आज की डेट में से ड्यू डेट माइनस की, आप लॉक भी कर सकते थे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो एजिंग रिपोर्ट है वो 30 डेज के हिसाब से, आपके एक इनवॉइस है जिसको 48 डेज हो गए और उसकी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 50,000, एक इनवॉइस है जिसको 45 डेज हो चुके हैं और अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 60,000, और एक इनवॉइस है 76 डेज ओवर ड्यू हो चुके हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ एजिंग है, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली जो जो कि 48 डेज हैं वो हमारे यहाँ फॉल करने चाहिए 31 से 60, तो इसके दरमियान हमारे यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए। तो अब एंड का फंक्शन अप्लाई करेंगे। एंड का फंक्शन क्या होता है, इफ एंड का फंक्शन ये होता है कि इसमें जब दो लॉजिकल टेस्ट एट द सेम टाइम पास होना लाजमी होते हैं, मतलब लॉजिकल टेस्ट 1 एंड लॉजिकल टेस्ट 2 एट द सेम टाइम दोनों पास होंगे तो वैल्यू ट्रू लेकर आओ। पहले हमने इफ का फंक्शन में क्या किया था कि एक लॉजिकल टेस्ट देखो और वैल्यू ट्रू लेकर आ जाओ। अब यहां पर क्या होगा कि दोनों लॉजिकल टेस्ट एट द सेम टाइम पास हो रहे हो तो वैल्यू ट्रू लेकर आओ, ठीक है। तो इफ इसमें किस तरह हम लगाते हैं इसको, इफ का फंक्शन ओपन किया, एंड ओपन करेंगे, इफ ओपन किया, ब्रैकेट ओपन किया, एंड ओपन किया, अब वो आपसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट 1 और लॉजिकल टेस्ट 2। अच्छा, पहले लॉजिकल टेस्ट ये दे देते हैं कि वो इनवाइसेस जिसके नंबर ऑफ ओवरड्यूज डेज ग्रेटर देन है, या इक्वल टू हैं 0, मतलब या तो 0 से बड़े हैं या जो है वो बराबर हैं 0 के। ये हमारा एक लॉजिकल टेस्ट हो गया। कॉमा प्रेस किया और मैंने कहा कि अगर मेरे नंबर ऑफ ओवरड्यूज डेज अगर लेस देन इक्वल टू 30 हैं, ये दो लॉजिकल टेस्ट मैंने दे दिए हैं। एक क्या है कि या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, दूसरा 30 या 30 से छोटा हो। ये दोनों लॉजिकल टेस्ट एट द सेम टाइम पास हो जाएं तो क्या करो, कॉमा वैल्यू ट्रू लेकर आ जाओ। और वैल्यू ट्रू क्या है, वैल्यू ट्रू ये है कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग को यहाँ लेकर आ जाओ, कॉमा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू फॉल्स में 0 लेकर आ जाओ, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो सब बहुत आसान है, दोनों लॉजिकल टेस्ट सेम टाइम पास हो जाएं तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग इस वाले कॉलम में लेकर आ जाना, अदरवाइज नहीं लेकर आना। तो अब चुनाचे ये फंक्शन लग गया है, मगर हमें हमेशा लॉकिंग करनी होती है, कॉमन सेल्स ढूंढने पड़ते हैं और लॉक करना पड़ता है। रॉ नंबर 3 कॉमन है, रॉ नंबर 4 कॉमन है, और अमाउंट आउटस्टैंडिंग कॉलम ई में है, और नंबर ऑफ ओवरड्यूज डेज जो है वो कॉलम एफ में है। तो मैं सिंपली इसमें जाकर ये सारी चीजें लॉक कर दूंगा। इसमें मैंने F6 क्या है, ये मेरा F6 जो है वो एफ कॉलम एफ लॉक करना है, G3 लॉक करना है, कॉलम एफ लॉक किया, G4 लॉक किया और कॉलम ई लॉक कर दिया। तो ये मेरा डायनामिक हो गया। इसको कॉपी किया फॉर्मूला और इसको नीचे कॉपी पेस्ट किया तो मेरे आंसर्स आ गए। अच्छा, अब आप देखें इसके हो क्या रहा है कि वो इनवॉइस
जो कि 48 डेज जिनको ड्यू हो चुके हैं, तो वो फॉल कहाँ कर रही हैं, वो 31 से 60 डेज के अंदर फॉल कर रही हैं, ठीक है। और वो अमाउंट आ रही है 50,000, यहाँ पर आ गई है, यहाँ 60,000 आ गए। मगर वो इनवॉइस जिसमें 76 डेज उसको ओवर ड्यू हो चुके हैं, तो उसकी जो इनवॉइस है वो 61 से 90 डेज के अंदर अंदर जो है वो फॉल कर रही है। तो बहुत आसान है डेटर्स और क्रेडिटर्स की एजिंग बनाना। अगर आप डेटर्स की नहीं बना रहे, क्रेडिटर्स की बना रहे हैं, तो यहाँ कस्टमर की जगह वेंडर का नाम आ जाएगा और नाम चेंज ऊपर कर देंगे। प्लस आप इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं, 60 डेज की भी बना सकते हैं। ये मैंने 60 डेज की कर दी, तो ये देखें 60 डेज की एजिंग बन गई है ये। अगर मैं इसको 90 डेज की करता हूँ, यहाँ पर 90 डेज कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने डेज को डायनेमिक किया हुआ है, इसलिए काम कर रहा है ये। अच्छा, वो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो एजिंग रिपोर्ट है, आज है 22 तारीख, जब ये मेरी सिस्टम की डेट उठा रहा है, जब मैं इसको कल खोलूंगा तो 23 तारीख होगा। तो 23 तारीख के हिसाब से ये एजिंग की जो रिपोर्ट है वो रिकैलकुलेट हुई भी मिलेगी आपको। सिंपली आपको जो है वो पहले से रिकैलकुलेट होके मिल जाएगी आपको। मिसाल के तौर पे आज 22 जून है, तो 22 दिन उसके हिसाब से 48 डेज ड्यू हो गए इस इनवॉइस को। और अगर हम सिस्टम कल खोलेंगे तो ये 23 जून हो चुका होगा, तो 23 जून में यहाँ पे 49 डेज हो चुका होगा। उसके हिसाब से आपको एजिंग रिकैलकुलेट हुई भी मिलेगी। ये हमारा इफ एंड का फंक्शन था। अब लास्ट में मैं आपको करा रहा हूँ पाइवट टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। हम विद इन क्लिक्स के ऊपर जो है वो रिपोर्ट्स बना लेते हैं पाइवट टेबल्स के थ्रू। तो यहाँ पर मैं आपको मेरा जो डाटा शीट है वो उसको खोल लेते हैं। हमारा जो सोर्स डेटा है, सोर्स डेटा मैंने वही वाला लिया है जो कि मैं सम इफ से रिपोर्ट बना रहा था, तो वही सोर्स डेटा को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर आप टेबल बना के पाइवट टेबल बनाएंगे, तो जो उसके पहला पहला स्टेप ये है कि आप आपका डेटा क्लीन हो, स्पेसेस ना हो, कैटेगरीज जो हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है तो उसमें बीच में कहीं स्पेस ना दिया हो, या कॉमा वगैरह ना दिया हो, या स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ताकि कैटेगरीज वो अलग से ना उठाए। डेटा आपका क्लीन है। आप सबसे पहला मैं तो रिकमेंड ये करता हूँ कि पहले टेबल बना लिया करें। टेबल बनाने से क्या होता है, जब आप अपनी रेंज को आगे बढ़ाते हैं तो वो क्या करता है, वो आपको पाइवट टेबल में जस्ट आपको रिफ्रेश करना पड़ता है, आराम से आपका हो जाता है। आपने इंसर्ट किया, पहले टेबल बनाया, ओके कर दिया। जैसे ही आपने टेबल बनाया, डिजाइन का टैब इनेबल हो चुका है, और इससे क्या हो रहा है, लास्ट में बिल्कुल एक छोटा सा जो है ब्लू कलर का निशान बना हुआ आ रहा है। ये सबसे ये शो कर रहा है ये टेबल है। मगर जब मैं इस रॉस को नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा, तो देखें ये जो टेबल की जो वो जो छोटा सा एक ब्लू कलर का जो निशान बना हुआ आ रहा था पहले, वो नीचे भी बना हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये जो रेंज है ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर देता है टेबल। इससे फायदा ये होता है कि जब आप पाइवट टेबल में चार्ट्स वगैरह बनाते हैं और आपका नए मंथ का डेटा आता है, तो आप नए मंथ का डेटा यहाँ एंटर करते हैं, तो वो उसके बाद पाइवट टेबल में जाके रिफ्रेश करते हैं, तो वो आपका बेसिकली वो रिकैलकुलेट होके फौरन आपको मिल जाता है। आपको दोबारा से पाइवट टेबल बनाना नहीं पड़ता। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको टेबल बना लिया, देन हम अब जाएंगे इसके अंदर पाइवट टेबल बनाएंगे। सबसे पहले मैं इंसर्ट के टैब में गया, पाइवट टेबल के ऑप्शन में गया, और टेबल 1 में न्यू वर्कशीट क्रिएट कर दी मैंने, इसको ओके कर दिया। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आपके पास पाइवट टेबल फील्ड्स आ रही हैं। नॉर्मली पाइवट टेबल लोग यूज करते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया होता है। पाइवट टेबल की फील्ड्स आ गई, फिल्टर का बॉक्स आ गया, कॉलम के बॉक्स है, रॉज है, वैल्यूज हैं। अब मुझे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। अच्छा, सबसे पहले मैं अपने डाटा में देखता हूँ कि मेरे पास क्या प्रॉफिट एंड लॉस की क्या क्या चीजें हैं। मेरे पास डाटा में सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, क्रॉस प्रॉफिट नहीं है। ठीक है जी, क्रॉस प्रॉफिट एक न्यू फील्ड है, हमें न्यू फील्ड इंसर्ट करनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस हैं, नेट प्रॉफिट नहीं है, इसका मतलब ये भी नई फील्ड है जो कि हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप गौर करें, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है, सेल्स से स्टार्ट होता है। पहले मैंने सेल्स ली, इसमें थोड़ी सी इसको फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अच्छा, अब सेल्स आ गई, उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जैसे ही मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे चेक लगाया, पहले सेल्स पे चेक लगाया फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक सेपरेट कॉलम में आ रहा है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक ही वर्टिकल कॉलम में चाहिए, एक ही कॉलम में चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस इस तरह पूरे एक कॉलम में बनता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जो कॉलम्स के जो अंदर बॉक्स में आपके पास ये आ रहा है, वैल्यूज का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप ड्रैग करके रोज में लाके ड्रॉप कर देंगे। जैसे ही आपने ड्रॉप किया तो आपके पास ये पूरे एक कॉलम में आ गया। अब आपको एक प्रॉपर फॉर्म आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस की। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आखिरी सेल के ऊपर, सबसे लास्ट वाले सेल के ऊपर
क्लिक करेंगे, अपना एक्टिव सेल रखेंगे। अब आपको चुना चाहिए, आपके पास क्रॉस प्रॉफिट की फील्ड आपके पास वो नहीं है, क्रॉस प्रॉफिट की फील्ड आपके डेटा सोर्स में नहीं है। देखिए ये फील्ड्स में आपके क्रॉस प्रॉफिट का नाम नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई फील्ड इंसर्ट करनी पड़ेगी, एक कैलकुलेटेड फील्ड इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो उसका तरीका ये होता है कि पहले आप लास्ट सेल पे क्लिक करें, एनालाइज के ऑप्शन में जाएं, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स में जाएंगे, उसके बाद कैलकुलेटेड फील्ड में जाएंगे। कैलकुलेटेड फील्ड में आपके पास एक विंडो खुल जाएगी, उस विंडो में आप फील्ड का जो नाम है वो फील्ड का नाम दे दें क्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हम क्रॉस प्रॉफिट की फील्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं, क्रॉस प्रॉफिट। और फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह बनेगा कि ये जीरो आपने हटा दिया, फॉर्मूला आपका ये बनेगा कि आपकी जो फील्ड्स हैं लाइक सेल्स है, सेल्स को आपने डबल क्लिक किया, यहाँ आपके पास आ गया माइनस। सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करते हैं, तो मैंने क्या किया, फील्ड का नाम दे दिया और एक फॉर्मूला बना दिया जो कि यहीं पे फील्ड्स आ रही थी। मैंने सेल्स को सेलेक्ट किया, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको ओके किया। ये मेरे पास क्रॉस प्रॉफिट की फील्ड इंसर्ट हो गई है। क्या एक ये कैलकुलेटेड फिगर है, न्यू फील्ड है जो कि मेरे सोर्स डेटा में नहीं थी। अब इसके बाद क्या आते हैं, तमाम एक्सपेंसेस होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं। तो यहाँ मैंने तमाम एक्सपेंसेस को जो है वो वन बाय वन चेक लगाता जा रहा हूँ, ताकि ये सारे एक्सपेंसेस लिस्ट डाउन होके यहाँ पर आते जाएं। अब मेरे पास तमाम एक्सपेंसेस आ चुके हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि आपको लगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस है। तो मैं इसको टॉप बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ पर, और इसको बोल्ड कर देता हूँ। और जो तमाम एक्सपेंसेस हैं मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स बना रहा हूँ जिसमें आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ, इसको आउटसाइड बॉर्डर, ताकि मुझे एक प्रेजेंटेबल वे बन जाए। अच्छा जी, ये मेरे पास तमाम। अच्छा, अब मेरे पास नेट प्रॉफिट नहीं है, तो सबसे अब मुझे एक कैलकुलेटेड फील्ड दोबारा से इंसर्ट करनी पड़ेगी। लास्ट सेल पे जाऊंगा, एनालाइज के ऑप्शन में गया, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स में गया, देन कैलकुलेटेड फील्ड में गए। उसके बाद फील्ड का नाम दिया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट स्लैश नेट लॉस। अच्छा, इसमें जीरो हटा दिया, और फॉर्मूले में मैंने यहाँ लिखा कि जो मेरा क्रॉस प्रॉफिट है, ये जो आपका क्रॉस प्रॉफिट जो आपने नई फील्ड इंसर्ट की थी वो यहाँ फील्ड के नाम में आ रही है। आपने क्रॉस प्रॉफिट पे डबल क्लिक किया, यहाँ नाम आ गया, माइनस आपने तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करना है। तो पहले आपने रेंट को माइनस, रेंट पे क्लिक किया, देन पर्सनल कॉस्ट पे माइनस, क्रॉस प्रॉफिट पे तमाम एक्सपेंसेस माइनस कर रहा हूँ मैं, वन बाय वन सेलेक्ट करके तमाम एक्सपेंसेस हो गए, इसको ओके कर दिया। अब आपके पास एक नेट प्रॉफिट की जो है वो कैलकुलेटेड फील्ड आ चुकी है। अच्छा, यहाँ पर इसको भी मैं ज़रा बोल्ड कर देता हूँ, प्लस यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ लिखा हुआ आ रहा है, तो हम चाहते हैं ये सम ऑफ लिखा हुआ ना आए, तो कंट्रोल एफ करके इसको फाइंड कराया, और इसको सम ऑफ को रिप्लेस कर दिया है हमने एक स्पेस से, ताकि स्पेस नज़र ना आए, और रिप्लेस ऑल कर देते हैं ताकि ये सम ऑफ जो है वो रिप्लेस हो जाए विद वन स्पेस। अब हमारे पास एक प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस की वो चीज़ें आ चुकी हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर इसको जो है डिफरेंट एंगल से व्यू कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मंथ वाइज प्रॉफिट एंड लॉस चाहते हैं, ये तो पूरे साल का दे रहा है ना आपको, तो आप मंथ के कॉलम को ड्रैग करके कॉलम के बॉक्स में लाके ड्रॉप कर दें। ये देखें आपके पास मंथ वाइज प्रॉफिट एंड लॉस बन गया है, ये आप ग्रैंड टोटल भी ऑटोमेटिकली आपको दे रहा है। और अगर आप मंथ वाइज नहीं चाहते, आप चाहते हैं यार सिटी वाइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाए, तो सिटी के कॉलम को ड्रैग करके कॉलम के बॉक्स में ला के ड्रॉप कर दें, तो यहाँ आपके पास जो है वो सिटी वाइज भी आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस बन गया है विद ग्रैंड टोटल। अच्छा, आप सिटी वाइज नहीं देखना चाहते, आप स्टेट वाइज देखना चाहते हैं, आप स्टेट को ड्रैग करके कॉलम के बॉक्स में ला दें, ड्रॉप कर दें, तो आपके पास स्टेट वाइज बन जाएगा। अदरवाइज अगर आप ज्योग्राफी वाइज देखना चाहते हैं, मतलब लोकेशन वाइज, तो ये आपके पास लोकेशन वाइज बनकर सामने आ गया, आप एक प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि कोई चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, तो आप यहाँ एनालाइज के ऑप्शन में जाके प्राइवेट चार्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप प्राइवेट चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने प्राइवेट चार्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा मतलब चार्ट क्रिएट करना बहुत आसान है, आप सिंपली प्राइवेट टेबल पे प्राइवेट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका वो बन के सामने आ जाएगा। अब अगर आप इसको चाहते हैं कि यार इसमें प्राइवेट चार्ट तो इंसर्ट कर लिया है, मगर एक टाइमलाइन भी इंसर्ट हो जाए। टाइमलाइन का मतलब होता है कि
अगर आप डेटा को मंथली देखना चाहते हैं, क्वार्टरली देखना चाहते हैं या ईयरली, और डेफिनेटली अकाउंटिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट एंगल से रिपोर्ट्स व्यू कर सकें। मिसाल के तौर पे मंथ वाइज देखना है, क्वार्टर वाइज देखना है, ईयरली देखना है, डेट वाइज देखना है, तो टाइमलाइन बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस पर आप टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, अब आपके पास ये एक टाइमलाइन बन के आ गई है। आप इसको कलर डिफरेंट दे सकते हैं इसके, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये मंथ वाइज आया है, तो मैं इसको इसको ईयरली कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये 2009 का डेटा आ गया, और अगर 10 में भी डेटा होगा तो 10 वाला डेटा भी दिखा देगा। इसके अलावा अगर आप ईयरली नहीं देखना चाहते, आप क्वार्टरली देखना चाहते हैं, आप क्वार्टरली पे क्लिक करेंगे तो 2009 में क्वार्टर 1 में डेटा है, ये क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ गया आपके सामने, देखें 375। क्वार्टर 2 में 183 आ रहा है, क्वार्टर 3 में ये सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस चेंज हो रहा है, क्वार्टर वाइज दिखा रहा है आपको, ये क्वार्टर 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह इसके अलावा आप मंथली देखना चाहते हैं, तो कोई भी स्पेसिफिक मंथ का अगर आप देखना चाहते हैं, लाइक मैं देखना चाहता हूँ 2009 जनवरी का, तो ये जनवरी का आ गया, फेब का आ गया, मार्च का आ गया, अप्रैल का आ गया, मई का आ गया। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक डेट का डेटा देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, इसको टाइमलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, खासतौर पे जो अकाउंटिंग फाइनेंस के प्रोफेशनल्स हैं उनकी रिपोर्टिंग में ये टाइमलाइन का ऑप्शन होना चाहिए, उसको अच्छा प्रेजेंटेबल रहता है ये। इसके अलावा पाइवट चार्ट के अलावा हमारे पास टाइमलाइन ऑप्शन हमने कर लिया है। एक ऑप्शन है स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर जस्ट लाइक फिल्टर का काम करता है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ मैंने क्या किया, सिंपली इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया और ज्योग्राफी पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक स्लाइसर बना हुआ आ गया। अब यहाँ पर जैसे हम फिल्टर काम करता है, इसी तरह स्लाइसर भी काम करता है। अगर मुझे मेरी लोकेशन है ईस्ट वाइज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस देखना है, तो मैंने ईस्ट पे क्लिक किया, ईस्ट के रिजल्ट सामने आ गए। नॉर्थ पे क्लिक किया, नॉर्थ के रिजल्ट आ गए। साउथ पे क्लिक किया, वेस्ट पे क्लिक किया, तो ये सारे रिजल्ट मेरे सामने आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ओवर टू रहीम भाई, कोई सवाल है अगर तो काइंडली पूछ लें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। इसमें मैंने ऑलमोस्ट जो है वो आपको जो जो चीज़ें कराई हैं कवर, वो मैं यहाँ पर मैंने टाइप की हुई थी। मैंने पाइवट टेबल करा दिया है, स्लाइसर, टाइमलाइन, चार्ट्स करा दिए हैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया है जिसमें हमने एक कैलकुलेटेड फील्ड भी देखी है, कैलकुलेटेड फील्ड भी देखी है जिसमें हमने नई फील्ड इंसर्ट की थी, न्यू फील्ड। सबसे पहला टॉपिक हमने सम इफ किया था, फिर सम इफ्स किया, फिर हमने इफ के फंक्शंस देखे, मल्टीपल इफ के फंक्शंस, इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाया, डेटर्स और क्रेडिटर्स की एजिंग बनाई। ये बिजनेस रिपोर्टिंग खासतौर पे अकाउंटिंग और फाइनेंस के प्रोफेशनल्स के लिए नॉर्मली जो है आप लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। जो इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ज़्यादातर एक्सेल पे ही बन रही होती हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू रहीम भाई। Thank you so much, Saad, for your time and knowledge. अगर किसी का सवाल है तो he or she can unmute himself and they can ask from the Saad. The recording and the files will be available after a few minutes, and I will share with email.